नमस्कार दोस्तों, एनआईएस गुरु चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग मॉड्यूल 501 के यूनिट 8 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम यूनिट 9 सुविधा वंचित विद्यार्थियों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स के संबंध में चर्चा करेंगे। जिन मुख्य टॉपिक्स का हमें अध्ययन करना है वह है अभिगम्यता तथा अवधारणा संबंधी मुद्दे, इश्यूज ऑन एक्सेस एंड रिटेंशन। इसमें अनुसूचित जाति बच्चों की शिक्षा, अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, भौगोलिक दृष्टि से सुदूर बच्चों की शिक्षा, शहरी सुविधा वंचित बच्चों की शिक्षा, श्रमजीवी बच्चों की शिक्षा एवं अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा का हमें अध्ययन करना है। ये सभी बच्चे सुविधा वंचित बच्चे कहलाते हैं। इसके अलावा हमें शैक्षिक सहायता प्रणाली का अध्ययन करना है, एकेडमिक सपोर्ट सिस्टम क्या है, एवं समावेशी शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एवं समावेशी शिक्षा के क्या लाभ हैं, और एक समावेशी विद्यालय की कक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। साथ ही हम अध्ययन करेंगे विद्यालयों में बाल अधिकारों को सुरक्षित रखना, कैसे हम लोग बाल अधिकारों को विद्यालय के अंदर सुरक्षित रख पाएंगे। प्रोटेक्टिंग चाइल्ड राइट्स इन स्कूल्स। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लेकर के आते हैं आपके लिए एनआईएस एवं डीएलएड से संबंधित जुड़ी हुई विभिन्न जानकारियाँ, नवीन जानकारी, साथ ही वह कोर्स मटेरियल जो कि आपके लिए अत्यंत लाभदायक है, आपके परीक्षा उपयोगी है, और यह सिलेबस एवं जो क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं वो आपके आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से। अब हम चर्चा करते हैं इससे संबंधित आने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों की, लघुत्तरीय प्रश्नों की एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की। दोस्तों, आप हमारे इस बुक की पीडीएफ को हमारी वेबसाइट www.nisguru.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न इस खंड से कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है, जामेतियन कॉन्फ्रेंस 1990 किस देश में आयोजित हुआ था। पहला है भारत, बी भूटान, सी थाईलैंड या डी चीन। तो इसका सही उत्तर है सी थाईलैंड। दूसरा प्रश्न है, ई9 देशों में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। ए ब्राज़ील, बी भारत, सी इंडोनेशिया या डी अमेरिका। इसका सही उत्तर है डी अमेरिका। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी। ए 1945, बी 1940, सी 1946 या डी 1948। इसका सही उत्तर है ए 1945। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के संबंध में क्या सत्य है। ए यह यूके सरकार का एक भाग है, विकासशील देशों के साथ मिलकर गरीबी को कम करने के लिए काम करता है, सी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए देशों की सहायता करता है, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ के संबंध में क्या सत्य है। ए यह विश्व को 150 से अधिक देशों के बच्चों की उनके सरकारों के माध्यम से सहायता करती है, बच्चों को उनके अधिकारों के लिए कार्य करती है, सी लिंग समानता पर बल देती है, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीडा क्या है। SIDA, सीडा क्या है। ऑब्जेक्ट है ए स्वीडन की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, बी स्पेन की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, सी स्वीडन भारत की विकास एजेंसी, या डी स्पेन भारत की विकास एजेंसी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए स्वीडन की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। अगला प्रश्न है, जामेतियन सम्मेलन के सहभागियों ने निम्नलिखित में से किस अधिकार का पुनः लिखित में से किस अधिकार का समर्थन किया। इसका
ऑब्जेक्ट है ए लिंग समानता, बी प्रौढ़ शिक्षा, सी प्रत्येक नागरिक के लिए शिक्षा, या डी HIV ग्रसित बच्चों की शिक्षा। इसका सही उत्तर है बी प्रौढ़ शिक्षा। अगला प्रश्न है E9 देशों से अभिप्राय है। ए इलेक्ट्रॉनिक देश, बी आर्थिक रूप से समृद्ध देश, या सी उच्च जनसंख्या वाले देश, या डी आर्थिक रूप से पिछड़े देश। इसका सही उत्तर है सी उच्च जनसंख्या वाले देश। अगला प्रश्न है जामेतियन सम्मेलन का प्रायोजक कौन था। ए यूनिसेफ, बी यूनेस्को, सी विश्व बैंक, डी अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग। इसका सही उत्तर है बी यूनेस्को। अगला प्रश्न है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। ए पेरिस, बी लंदन, सी वाशिंगटन, या डी न्यूयॉर्क। तो इसका सही उत्तर है डी न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी शंघाई, या डी लंदन। तो इसका सही उत्तर है बी पेरिस। अगला प्रश्न है जामेतियन सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया। ए 100, बी 155, सी 185, या डी 200। तो इसका सही उत्तर है बी 155। अगला प्रश्न है E9 देशों के अध्यक्षों का सम्मेलन कब हुआ। ए 1993, बी 1995, या सी 1990, या डी 2000। इसका सही उत्तर है ए 1993। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग DFI डी किस देश का अंग है। DFID किस देश का अंग है। ए अमेरिका, बी नॉर्वे, सी भारत, या डी ब्रिटेन। इसका सही उत्तर है डी ब्रिटेन। अगला प्रश्न है विश्व बैंक सहायता करता है। ए लड़कियों के ड्रॉप आउट कम करने के लिए, बी HIV प्रभावित बच्चों की शिक्षा के लिए, सी प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इनको आप तैयार कर लें। लघु उत्तरीय प्रश्न चूंकि अब आपके नहीं आने हैं एग्जाम में, यह ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं, इसलिए इसका अध्ययन आपको करना अति आवश्यक है। पहला प्रश्न है जामेतियन कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय क्या था। उत्तर है सभी के लिए शिक्षा। दूसरा E9 देशों से क्या तात्पर्य है। उत्तर है उच्च जनसंख्या दर वाले देश जिनमें बांग्लादेश, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया तथा पाकिस्तान सम्मिलित हैं। ये विश्व की जनसंख्या का 50% है। ये E9 देश कहलाते हैं। अगला प्रश्न है यूनेस्को क्या है। नवंबर 1945 में लंदन में हुए विश्व सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है UNESCO, की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना था। इसका मुख्यालय पेरिस में है। यह आपका लघु में भी प्रश्न आ सकता है, इसलिए इस पर आप विशेष ध्यान दें। अगला प्रश्न है स्वीडन की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी का मुख्य कार्य क्या है। तो स्वीडन की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, जिसे SIDA कहते हैं, स्वीडन की सरकारी एजेंसी है जो विश्व भर में तकनीकी सहायता तथा धन प्रदान करती है, देती है। अगला प्रश्न है डकार सेनेगल सम्मेलन में शिक्षा के किन्हीं 4 स्तंभ की व्याख्या कीजिए। तो 4 स्तंभ जो डकार सेनेगल सम्मेलन के हैं वह है लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर और लर्निंग टू बी। अगला प्रश्न है यूनिसेफ क्या है। इसका पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन निधि है, जिसको यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड कहते हैं, UNICEF। यह संस्था विश्व के 150 से अधिक देशों के बच्चों को उनकी सरकारों के माध्यम से सहायता करती है। अगला प्रश्न है
विश्व शिक्षा मंच की कार्यनीतियां बताएं। विश्व शिक्षा मंच की कार्यनीतियां बताएं। सबके लिए शिक्षा के प्रति मजबूत राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता संगठित करना तथा बेसिक शिक्षा में राष्ट्रीय कार्यनिधि विधि योजना विकसित करना। सबके लिए शिक्षा संबंधी नीतियों को एक स्पष्ट अविच्छिन्न ढांचे के अंतर्गत प्रोत्साहित करना और उन्हें निर्धनता उन्मूलन तथा विकासात्मक कार्यनीतियों से जोड़ना। शैक्षिक अभिशासन तथा प्रबंधन को प्रभावी, सहभागितापूर्ण तथा उत्तरदायी ढंग से विकसित करना तथा उन शिक्षा व्यवस्था को आवश्यकताओं की पूर्ति करना जो संघर्ष, राष्ट्रीय आपदाओं तथा अस्थिरता से प्रभावित हैं। शैक्षिक कार्यक्रमों को इस प्रकार से संचालित करें कि जिससे आपसी समझ व सद्भाव का विकास हो सके। तो विश्व मंच की यह कार्यनीतियाँ थीं। अगला प्रश्न है, जामेतियन सम्मेलन में किन बिंदुओं को महत्वपूर्ण माना गया है? जो प्रमुख बिंदु थे जामेतियन सम्मेलन के वह हैं, कोई भी देश अपने नागरिकों को शिक्षित किए बिना प्रगति नहीं कर सकता। दूसरा, विकास को बनाए रखने के लिए और गरीबी को कम करने के लिए शिक्षा एक कुंजी का कार्य करती है। बेसिक शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा का या अधिगम का आधार होती है। तो दोस्तों, यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो कि अब ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। इसके लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वह है, जामेतियन सम्मेलन के 5 मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं? तो जामेतियन सम्मेलन के जो 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वह हैं, पहला, शिक्षा एक सुरक्षित, स्वास्थ्यकर, अधिक संपन्न तथा पर्यावरण अनुकूल विश्व को सुनिश्चित करने में सहायक होती है। दूसरा, शिक्षा व्यक्तिगत तथा सामाजिक उन्नयन के लिए एक पर्याप्त अवस्था तो नहीं है परंतु एक अपरिहार्य या अनिवार्य अवस्था अवश्य है। अगला है, परंपरागत ज्ञान तथा देशज सांस्कृतिक परंपराओं का विकास में एक मूल होता है। चौथा इसका पॉइंट है, समग्र रूप से शिक्षा के वर्तमान प्रावधान अधिक संगत तथा गुणात्मक रूप से संशोधित होने चाहिए तथा सार्वभौमिक रूप से प्राप्त हों। अगला है, इस बात को जानना कि समर्थ या ठोस बेसिक शिक्षा के उच्च स्तरों तथा वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी साक्षरता व समता को मजबूत करने के लिए और आत्म अवलंबी विकास का एक सार है। तो यह जामेतियन सम्मेलन के 5 मूलभूत सिद्धांत थे। अगला है, जामेतियन सम्मेलन के मुख्य लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। जो मुख्य लक्ष्य रखे गए हैं जामेतियन सम्मेलन के वह हैं, चूँकि अब तो इसकी अवधि खत्म हो चुकी है जामेतियन सम्मेलन की, उसमें जो लक्ष्य रखे गए थे वह थे कि वर्ष 2000 तक प्राथमिक शिक्षा की सार्वत्रिक अभिगम्यता तथा 80% की पूर्ति दर हो जाए। दूसरा था, वर्ष 2000 तक 1990 के दशक की तुलनापूर्ण निरक्षरता दर को आधा करना, जिससे महिला साक्षरता पर विशेष बल होगा। तीसरा था, अधिगम उपलब्धि में सुधार करना। इस प्रकार जैसे कोई विशेष आयु वर्ग किसी पूर्व निर्धारित या आवश्यक सामग्री अधिगम उपलब्धि को पूरा किया जाए या कम से कम 80% स्तर तक पहुंचा जाए। अगला था इसमें, पूर्व बाल्यकाल में देखभाल और विकास क्रियाकलाप का विस्तार, जिसमें परिवार और सामुदायिक प्रयास भी सम्मिलित किए जाए। इसमें विशेषतः गरीब, निर्योग, अशक्त तथा सुविधा वंचित बच्चे सम्मिलित किए गए। अगला प्रश्न है, E9 देशों ने जामेतियन सम्मेलन के बाद क्या उपलब्धियां हासिल की? उत्तर है, जामेतियन सम्मेलन के प्रभाव के रूप में E9 देशों की निम्नलिखित उपलब्धियां रही हैं। पहला, प्रौढ़ निरक्षरता में अत्यधिक कमी हुई। पूर्व बाल्यकाल शिक्षा संबंधी कार्यनीतियों में बढ़ोतरी की गई। विद्यालय पूर्व शैक्षिक कार्यनीतियां तथा सेवाओं में ठोस वृद्धि हुई। सार्वत्रिक प्रारंभिक शिक्षा की ओर महत्वपूर्ण प्रगति की गई। लैंगिक बराबरी में तथा लड़के और लड़कियों के लिए विद्यालय अभिगम्यता तथा विद्यालय उपस्थिति में सुधार किया गया। शैक्षिक सेवाओं का केंद्रीकरण हुआ तथा राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, जामेतियन सम्मेलन का दक्षिण एशिया के देशों पर क्या प्रभाव रहा? तो जामेतियन सम्मेलन के पश्चात दक्षिण एशिया के बहुत सी नई पहलें की गई और व्यापक रूप से कार्यनीतियाँ, योजनाएं, कार्यक्रम तथा परियोजना तैयार की गई। लक्ष्यों की पुनः दृष्टि की गई, उन्हें पुनः परिभाषित किया गया, नए लक्ष्य निर्धारित किए गए
तथा इसकी तिथियों में भी आवश्यक बदलाव किए गए। प्रगति को मॉनिटर किया जाने लगा। नई कार्यनीतियाँ परखी गईं। दक्षिण एशियाई देशों में बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा श्रीलंका जैसे सम्मिलित हैं। तो जामेतियन सम्मेलन के पश्चात इस क्षेत्र की जो उपलब्धियां रही हैं वो निम्नलिखित हैं कि प्राथमिक विद्यालय पंजीकरण में वृद्धि हुई, पूर्व बाल्यकाल देखभाल तथा शिक्षा में विस्तार हुआ, गुणवत्ता को उच्च प्राथमिकता, कार्यात्मक को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई, कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता में वृद्धि हुई, शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली में सुधार हुआ, बेसिक शिक्षा के लिए निर्धारित राष्ट्रीय बजट में वृद्धि की गई, वर्तमान संसाधनों का उचित व प्रभावी उपयोग किया गया, बेसिक शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीय सहायता में वृद्धि हुई और बेसिक शिक्षा में अधिक नवाचारी पहलें प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है सीडा पर टिप्पणी कीजिए, अर्थात सीडा क्या है, SIDA। उत्तर है सीडा जो है इस स्वीडन की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी है, जो स्वीडन की सरकारी एजेंसी कहलाती है, जो विश्व भर में तकनीकी सहायता तथा धन या निधि देती है। स्वीडन की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी अपने संसाधनों का उपयोग गैर सरकारी संगठनों, बहुपक्षीय सहयोग तथा यूरोपीय संघ के माध्यम से करती है। इस प्रकार यह अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग के विचार का समर्थन करती है। 100 देशों में लगभग 200 परियोजनाओं के लिए विभिन्न सहायता कर SIDA अपनी विकास परियोजनाओं के लिए विभिन्न कंपनियां, लोकप्रिय आंदोलन संगठनों, विश्वविद्यालय तथा सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी का विकास करती है। SIDA का भौगोलिक फोकस अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, केंद्रीय तथा पूर्वी यूरोप पर देशों में है। भारत को इस एजेंसी से 1964 से लेकर आज तक स्वीडिश द्विपक्षीय विकास सहायता के अंतर्गत सहायता मिल रही है। भारत में चलाई जा रही शिक्षाकर्मी परियोजना को SIDA से सहायता मिल रही है, जो 1987 से चल रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य सुदूर व सामाजिक रूप से पिछड़े गांवों में प्राथमिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण तथा गुणात्मक सुधार लाना है। इसका विशेष फोकस लड़कियों की शिक्षा पर है। तो इस खंड से जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं वह है जामेतियन सम्मेलन की मुख्य चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। मुख्य चुनौतियां जो इसमें रही हैं वह मूल अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करना, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह बच्चा हो, युवक हो अथवा प्रौढ़ हो, उन शैक्षिक अवसरों का लाभ उठा सकेगा जो उनकी मूलभूत अधिगम आवश्यकताओं का कार्यक्षेत्र विस्तार या उद्देश्य तथा उनकी पूर्ति कैसे हो। ये बातें अलग अलग देशों या सांस्कृतिक में भिन्न हो सकती हैं और अनिवार्यता समय के साथ ही बदलेंगी। दूसरा, बेसिक शिक्षा जीवन पर्यंत अधिगम तथा मानव विकास का आधार शिक्षा होती है। तो हमें जो मुख्य इसकी चुनौतियों का व्याख्या करनी है उसमें किस प्रकार से दूरदृष्टि प्राप्त की जाए, अधिगम्यता का सार्वत्रिकीकरण तथा निष्पक्षता को प्रोत्साहित करना है, अधिगम पर कैसे फोकस करें, बेसिक शिक्षा के साधनों तथा कार्यक्षेत्र को कैसे व्यापक बनाएं, अधिगम के लिए पर्यावरण संवर्धन, किस प्रकार से भागीदारी को मजबूत करना है, एक समर्थक नीति संदर्भ विकसित कैसे करना है, कैसे संसाधन संगठन में इकट्ठे करना है। इस प्रकार से यह कई प्रकार की चुनौतियां हैं जो कि जामेतियन सम्मेलन के लिए चुनौती बनी हुई थी। अगला समय प्रश्न है दीर्घोत्तरी में, शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अर्थात शिक्षा के विस्तार करने के लिए जिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने अपनी भूमिका निभाई है उनका हमें विस्तार करना है। उसमें हमें यूनेस्को का वर्णन देना है, यूनिसेफ का अध्ययन करना है, यूनिसेफ के बारे में बताना है, विश्व बैंक के बारे में बताना है और अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग DFID के संबंध में तथा स्वीडन की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के संबंध में विस्तार से व्याख्या करनी है। तो इन सभी एजेंसियों की जब व्याख्या करते हैं तो यही हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप हमारे इसकी PDF www.nisguru.in से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। हम आपके लिए लेकर आते हैं बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी एवं विषय सामग्री जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।